हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल सुपर डायमंड नॉलेज। गाइस, जैसा कि आप जानते हो कि आज सीटेट का एग्ज़ाम हुआ था और जो पेपर 2 का एग्ज़ाम था उसकी जो सीडीपी सेक्शन है, टोटल 30 क्वेश्चन सीडीपी के, उनकी हम आंसर की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। यदि वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन को दबा करके रखें ताकि अगली जो आने वाली वीडियो हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जो आज सीटेट का एग्ज़ाम था उसकी आंसर की हम डिस्कस करेंगे। 30 क्वेश्चंस होंगे वीडियो में। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। जीन पियाजे बिलीव्ड दैट नॉलेज इज। जीन पियाजे का क्या विश्वास था? उनके अनुसार वो क्या मानते थे? वो मानते थे कि जो नॉलेज है, नॉलेज इज कंस्ट्रक्टेड बाय द चाइल्ड रादर देन बीइंग पास्ड पैसिवली फ्रॉम द एनवायरनमेंट। कि जो ज्ञान है वो पर्यावरण से निष्क्रिय रूप से पारित होने की बजाय बच्चे के द्वारा निर्मित किया जाता है। जो पियाजे हैं वो ये मानते हैं कि जो बच्चे हैं वो ज्ञान के सक्रिय निर्माता हैं। दे आर एक्टिव बिल्डर ऑफ नॉलेज। सो जो फर्स्ट क्वेश्चन है करेक्ट आंसर है गाइस ऑप्शन नंबर सेकंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस क्वेश्चन नंबर सेकंड। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एडोलेसेंस इज नॉट करेक्ट। यानी कि इनमें से एडोलेसेंस के बारे में कौन सी है जो स्टेटमेंट वो करेक्ट नहीं है। गाइज, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 1 है। बाकी तीनों ही स्टेटमेंट इसके बारे में सही हैं। जो फर्स्ट वाली स्टेटमेंट है वो रॉन्ग है। इसमें क्या बोला गया है? चिल्ड्रन अक्रॉस डिफरेंट कल्चर्स अशर इन एंड एक्सपीरियंस एडोलेसेंस इन अ सिमिलर मैनर। यानी कि विभिन्न संस्कृतियों के बच्चे एक समान तरीके से, यानी कि सभी के लिए एक यूनिफॉर्म पैटर्न बना दिया कि उसी के अनुसार बच्चे किशोरावस्था में प्रवेश करते हैं, कि एक जो टाइम पीरियड है वो फिक्स है कि इतने साल के बाद बच्चा किशोरावस्था में प्रवेश करेगा। जबकि ऐसा कुछ नहीं होता है। हर एक व्यक्ति का जो विकास है उसका जो रेट होता है वो अलग अलग होती है। किसी में विकास तेज गति से होता है, किसी में धीमी गति से होता है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस आर देयर इन ईच एंड एवरी पर्सन। तो इस क्वेश्चन में जो करेक्ट आंसर है गाइज वो ऑप्शन नंबर 1 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस क्वेश्चन नंबर 3। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स अ मास्टरी गोल ओरिएंटेशन। मास्टरी गोल ओरिएंटेशन के बारे में कौन सा ऑप्शन दर्शाता है? यानी कि एक महारत लक्ष्य, यानी कि महारत हासिल करना, एक प्रकार से अपने आप में सुधार करना, बिल्कुल मास्टरी बना लेना। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है गाइज वो ऑप्शन नंबर 3 है। फोकस ऑन इम्प्रूविंग वंस स्किल्स एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ टास्क। यानी कि किसी कार्य को करने के लिए अपने कौशल और समझ को सुधारने पर ध्यान देना। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस क्वेश्चन नंबर 4। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द रोल ऑफ द टीचर इन प्रोग्रेसिव एजुकेशन। जो प्रोग्रेसिव एजुकेशन है, प्रगतिशील शिक्षा है, उसमें एक शिक्षक की भूमिका को सबसे बेस्ट तरीके से कौन सा ऑप्शन दर्शाता है? इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है गाइस वो ऑप्शन नंबर 3 है। द टीचर प्रोवाइड्स डाइवर्स मटेरियल्स फॉर चिल्ड्रन टू एक्सपेरिमेंट एंड प्रोवाइड्स स्कैफोल्डिंग एज व्हेन दे रिक्वायर्ड। यानी कि जो टीचर है वो बच्चों को डाइवर्स मटेरियल प्रोवाइड करवाता है, विविध सामग्री प्रदान करता है और वो ज़रूरत पड़ने पर प्रोवाइड्स स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग क्या होता है? एक प्रकार से एक टेम्पोरेरी हेल्प इसको बोलते हैं। और जब बच्चों को ज़रूरत होती है व्हेन दे रिक्वायर्ड हेल्प, तो वो बच्चों को हेल्प भी प्रोवाइड करता है। ये होता है प्रोग्रेसिव एजुकेशन। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है गाइस ऑप्शन नंबर 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस क्वेश्चन नंबर 5। अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे द एबिलिटी टू यूज सिंबल्स फॉर सिंबल्स सच एज लेटिंग द लेटर एक्स स्टैंड फॉर एन अननोन न्यूमरल डेवलप्स ड्यूरिंग डैश एंड इनेबल्स द चिल्ड्रन टू लर्न डैश। यानी कि जीन पियाजे के अनुसार चिन्हों के लिए चिन्हों का प्रयोग करने की क्षमता, जैसे कि जो अक्सर एक्स है, हम जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के जो इक्वेशन में जो सम सॉल्व करते हैं मैथ्स सब्जेक्ट में, उसमें अज्ञात अंक के लिए मानने की क्षमता डैश के दौरान विकसित होती है और विद्यार्थियों को डैश सीखने में सक्षम बनाती है। तो ये गाइज एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट हैं और जो ये एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट हैं गाइज वो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में सीखे जाते हैं। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। यानी कि फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज गाइस 2 ऑप्शन में दी हुई है, एक तो फर्स्ट में और एक फोर्थ में। लेकिन फर्स्ट में जो ये कैरेक्टरिस्टिक दी गई है कंजर्वेशन एंड सीरिएशन, ये उसमें कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में उसके अंदर आ जाती है। बट अलजेब्रा और जो कैलकुलस है, बीजगणित और जो गणना है, हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग है, ये सभी जो क्षमताएं हैं, इन सभी क्षमताओं का विकास वो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में होता है, जो कि 11 से अबव ईयर वाले बच्चों में होती है। ऑप्शन नंबर 4 विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ अ क्वेश्चन दैट रिक्वायर्स स्टूडेंट्स टू एनालाइज इंफॉर्मेशन। इनमें से कौन सा वो क्वेश्चन है जो रिक्वायर करता है स्टूडेंट टू एनालाइज इंफॉर्मेशन, कि वो जो छात्र हैं वो जानकारी का विश्लेषण करें। इनमें से कौन से क्वेश्चन में बच्चे जानकारी का विश्लेषण करेंगे। इस क्वेश्चन का जो गाइस करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 4 है, यानी कि हाउ डज द ऑथर यूज सिंबोलिज्म इन टू किल अ मॉकिंग बर्ड, यानी कि सिंबोलिज्म का प्रतीकवाद का उपयोग कैसे करता है कवि इसमें, इट टू किल अ मॉकिंग बर्ड। यानी कि जैसे बाकी के क्वेश्चन देखिए, इसका जो प्रोटैगनिस्ट कौन है, यानी कि नायक कौन है, प्लॉट क्या है, इसकी थीम क्या है, ये सभी एक प्रकार से कन्वर्जेंट थिंकिंग वाले क्वेश्चन है। लेकिन जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसमें बच्चे की जो एनालाइज करेगा वो इन्फॉर्मेशन को, तो वो टेक्निक यूज़ करेगा, तो ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, क्वेश्चन नंबर 7, students are more likely to do well and stay in school if they have emotional attachment to their school and believe that they matter। यानी कि छात्रों के अच्छा प्रदर्शन करने और स्कूल में बने रहने की अधिक संभावना है यदि उनको अपने स्कूल में भावनात्मक लगाव है और वो मानते हैं कि उनका होना मायने रखता है, कि उनकी भी एक इम्पोर्टेंस है स्कूल में, यानी कि वो इमोशनली अटैच्ड हैं अपने स्कूल से और वो ये मानते हैं, वो स्वीकार करते हैं कि स्कूल में उनकी कुछ इम्पोर्टेंस है, उनका होना वहाँ पर मायने रखता है। इमोशंस प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन लर्निंग। भावनाएं सीखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है गाइज वो ऑप्शन नंबर 2 है, यानी कि बोथ ए एंड आर ट्रू। ए और आर अजर्शन और रीजन दोनों ही स्टेटमेंट ट्रू हैं और जो आर है वो एक ही करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, क्वेश्चन नंबर 8, आस्किंग क्रिटिकल क्वेश्चंस सच एज हाउ मच एंड इन व्हाट वेज आर वेरियस जेंडर रिप्रेजेंटेड इन टेक्स्ट बुक एंड मीडिया। जो ये क्रिटिकल क्वेश्चन पूछना, जैसे कि पाठ्य पुस्तकों और मीडिया में विभिन्न जेंडर का प्रतिनिधित्व कितना और किस तरीके से किया जाता है, इससे किस चीज़ को है जो प्रोत्साहन मिलेगा। डिस्करेजिंग जेंडर रोल फ्लेक्सिबिलिटी, जेंडर भूमिका की नम्यता को हतोत्साहित करने का। क्वेश्चनिंग जेंडर स्टीरियोटाइप, स्ट्रेंथनिंग जेंडर कंसिस्टेंसिंग, रीइंफोर्सिंग जेंडर आइडेंटिटी। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है गाइज वो ऑप्शन नंबर 2 है, यानी कि क्वेश्चनिंग जेंडर स्टीरियोटाइप। बच्चे क्वेश्चन करेंगे कि जो लेडीज़ हैं उनको सिर्फ ट्रेडिशनल रोल्स में क्यों दिखाया जाना चाहिए, मेल्स को क्यों नहीं दिखाया जाना चाहिए। तो इस प्रकार से वो एक प्रकार से जेंडर रूढ़ियों पर सवाल उठाएंगे, बच्चे क्वेश्चनिंग करेंगे। तो ऑप्शन नंबर 2 विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, क्वेश्चन नंबर 9, इन ऑर्डर टू एड्रेस द इंडिविजुअल डिफरेंसेस अमंग लर्नर्स अ टीचर शुड। शिक्षार्थियों के बीच व्यक्तिगत भिन्नताओं को संबोधित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। इम्प्लीमेंट अ रिजिड एंड यूनिफॉर्म करिकुलम फॉर ऑल लर्नर, यानी कि सभी शिक्षार्थियों के लिए एक अनम्य और समान पाठ्यक्रम लागू करना चाहिए। एक्नॉलेज डिफरेंसेस एज अबनॉर्मल एंड काइंड ऑफ डेफिसिट, मतभेदों को असामान्य और एक प्रकार की कमी के रूप में देखेंगे, एज ए डेफिसिट देखेंगे तो बच्चों में हीन भावना उत्पन्न होगी। बी इनडिफरेंट टुवार्ड इंडिविजुअल डिफरेंसेस, व्यक्तिगत भिन्नताओं को नज़रअंदाज करना चाहिए। या फिर कंसिडर डिफरेंसेस एज ऑब्वियस फीचर ऑफ ह्यूमन डाइवर्सिटी, यानी कि भिन्नताओं को मानव विविधता की प्रत्यक्ष विशेषता के रूप में मानना चाहिए। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर, यानी कि जो इंडिविजुअल डिफरेंस हैं वो एक बड़ा ही ऑब्वियस फीचर है ह्यूमन डाइवर्सिटी का। उनमें भेदभाव करना, उनको नज़रअंदाज करना, एक कमी के रूप में उनको मानना और एक समान यानी कि एक रिजिड पाठ्यक्रम सभी के लिए लागू करना, ये तीनों ही स्टेटमेंट नेगेटिव हैं। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है गाइज वो ऑप्शन नंबर 4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, क्वेश्चन नंबर 10, इन अ प्रोग्रेसिव क्लासरूम असेसमेंट इज। एक प्रगतिशील कक्षा में जो असेसमेंट है वो नॉर्मेटिव होता है, यानी कि मानक संदर्भित होते हैं कि जो रूल फिक्स कर दिए गए सिर्फ वही फॉलो करनी चाहिए, या फिर गतिशील होता है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है गाइज वो ऑप्शन नंबर 2 है, यानी कि ये डायनेमिक होता है, गतिशील होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, क्वेश्चन नंबर 11, आलोक शोज द फॉलोइंग बिहेवियर्स। आलोक निम्नलिखित व्यवहार दिखाता है। होल्ड्स हेड इन एन ऑकवर्ड पोजीशन, सिर को अजीब सी स्थिति में पकड़ता है। व्हेन रीडिंग, जब वो पढ़ता है। स्क्विंटिंग एंड रबिंग द आई फ्रिक्वेंटली, आंखों को बार बार मूंदता है वो और उनको रगड़ता है। रेडनेस, स्वेलिंग ऑफ आइज, उसकी आंखों में लाली है और जो उसकी आंखों पे सूजन भी है। कन्फ्यूजिंग लेटर्स, अक्षरों की पहचान में वो भ्रमित हो जाता है। दीज कैन बी सिम्टम्स ऑफ पोटेंशियल। जो ये सभी सिम्टम्स हैं वो किस चीज़ के हैं,
यानी कि उसको विजुअल प्रॉब्लम है, उसकी आई साइट कमज़ोर है, इसी वजह से बार बार सिर को टेढ़ा पकड़ लेता है, आँखों को बार बार वो मूंदता है, उनको रब करता है, उसकी आंखें लाल हैं, सूजन है उनके अंदर। तो ये सभी दृष्टि संबंधित समस्याएं की लक्षण है। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज अजर्शन रीजन का अगेन। देयर इज नो ऑब्जेक्टिवली डेफिनिएबल मोमेंट व्हेन अ चाइल्ड एंटर मिडिल चाइल्डहुड और एडोलेसेंस, यानी कि वह कोई उद्देश्यात्मक निश्चित क्षण नहीं होता जब कोई बच्चा मध्य बाल्यावस्था या किशोरावस्था में प्रवेश करता है। डेवलपमेंट इज कॉन्टिन्यूस इन नेचर, यानी कि जो फर्स्ट अजर्शन यानी कि जो कथन है उसमें क्या कहा गया है कि कोई भी ऐसा फिक्स टाइम नहीं होता कि जब बच्चा यानी कि 5 साल का बच्चा होकर वो मध्य बाल्यावस्था में प्रवेश कर लेगा, 12 साल का होकर के वो किशोरावस्था में प्रवेश कर लेगा, यानी कि कोई फिक्स टाइम नहीं है, कोई निश्चित क्षण नहीं है। नो डेफिनेबल मोमेंट इज देयर व्हेन अ चाइल्ड एंटर मिडिल चाइल्डहुड और एडोलेसेंस। एंड व्हाट इज द रीजन? डेवलपमेंट इज कॉन्टिन्यूस नेचर, जो विकास है वो प्रकृति में निरंतर होता है, यानी कि दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं और जो आर है वो एक ही करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस क्वेश्चन नंबर 13। टीचर्स शुड कंस्टेंटली रिफ्लेक्ट ऑन देयर ओन स्टीरियोटाइप्स एंड बायस, जो अध्यापक हैं उनको निरंतर रूप से अपने जो रूढ़िवादिता और पूर्वाग्रहों पर चिंतन करना चाहिए। कल्चरली रिस्पॉन्सिव टीचिंग मीन्स टीचर्स आर रिफ्लेक्टिव, जो ये सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षण का अर्थ होता है कि शिक्षक हैं जो वो चिंतनशील हो। क्वेश्चन नंबर 13 का जो करेक्ट आंसर है गाइज वो ऑप्शन नंबर थर्ड है कि बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, लेकिन जो आर है वो उसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस क्वेश्चन नंबर 14। अकॉर्डिंग टू वाइगोत्स्की व्हाट इज द रोल ऑफ टीचर इन फैसिलिटेटिंग कॉग्निटिव डेवलपमेंट? वाइगोत्स्की के अनुसार एक टीचर का क्या रोल होना चाहिए संज्ञानात्मक विकास को सुविधाजनक बना सके, कुछ सुगम उसको बना सके। टू गिव ओनली दोज टास्क दैट द स्टूडेंट कैन करंटली डू इंडिपेंडेंटली, बच्चों को सिर्फ वही कार्य देना जिनको वो स्वतंत्र रूप से कर सकते हैं। टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन एंड नॉलेज टू द स्टूडेंट, बच्चों को नॉलेज और जानकारी दे देना एक प्रकार से। टू गिव गाइडेंस फॉर द स्टूडेंट्स लर्निंग थ्रू स्कैफोल्डिंग, आलंबन के माध्यम से छात्र को सीखने का मार्गदर्शन और समर्थन करना। जो ये स्कैफोल्डिंग का कंसेप्ट है गाइज ये वाइगोत्स्की के द्वारा दिया गया है, यानी कि टू गाइड एंड सपोर्ट द स्टूडेंट्स लर्निंग, उनके सीखने को गाइड करे, उनको सपोर्ट करे थ्रू स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग इट्स अ टाइप ऑफ टेम्पोररी हेल्प, ये एक प्रकार की कुछ अनिश्चितकालीन हेल्प होती है, यानी कि एक सहारा देना होता है, पहाड़ या फिर ढांचा इसको बोलते हैं। यानी कि जब भी बच्चे को किसी कार्य को करने में कुछ डिफिकल्टी फेस करता है तो उसको एक टेम्पोररी हेल्प करवाई जाती है जिससे बच्चा उस कार्य को अच्छे से कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस क्वेश्चन नंबर 15। A middle school teacher wants to enable meaningful learning by helping students make connection between concepts and real world applications. Which of the following activities would be an appropriate pedagogical strategy? यानी कि एक माध्यमिक स्कूल शिक्षक छात्रों को संकल्पना और वास्तविक दुनिया के अनुप्रयोगों के बीच संबंध बनाने में मदद करके सार्थक सीखने को सक्षम बनाना चाहता है। इनमें से कौन सी गतिविधि एक उपयुक्त शैक्षणिक रणनीति होगी उसके लिए? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है गाइस ऑप्शन नंबर 1 है। लेट द स्टूडेंट्स रिसर्च ऑन अ करंट इशू इन स्मॉल ग्रुप्स एंड प्रेजेंट देयर फाइंडिंग्स टू द क्लास, यानी कि अपने निष्कर्ष कक्षा में वो प्रस्तुत करें, छोटे समूह में उनको बांट दिए जाए, वर्तमान मुद्दे पर शोध करने दिया जाए। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस क्वेश्चन नंबर 16। अकॉर्डिंग टू लेव वाइगोत्स्की के अनुसार चिल्ड्रन बेनिफिट फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ इंटरेक्टिंग विद, कि वो किसके साथ अंतरक्रिया करने से लाभान्वित होते हैं, और विद डैश वाहिल वर्किंग डैश देयर जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, और उन कार्यों को कर पाते हैं जो उनके समीप द्वारा अभिमुख विकास के क्षेत्र के डैश हैं। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है गाइज वो ऑप्शन नंबर 2 है, यानी कि मोर नॉलेजेबल अदर एंड विद इन। मोर नॉलेज जो ये MKO का एक कंसेप्ट है, यानी कि जो स्कैफोल्डिंग होती है वो बच्चे को MKO के द्वारा प्रोवाइड की जाती है जिसके साथ वो इंटरेक्शन करके बेनिफिट लाभान्वित होते हैं, और फिर वो जो ये चीज़ होती है उसके अंदर की होती है, यानी कि विद इन देयर जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, उनके समीपादूर अभिमुख विकास के क्षेत्र के अंदर होते हैं। MKO मीन्स मोर नॉलेजेबल देन अदर्स, जो उनसे ज़्यादा
जानकार व्यक्ति है उनकी वो हेल्प के अनुसार उनकी हेल्प ले करके उनसे वो बेनिफिट होते हैं और उन कार्यों को कर पाते हैं, और ये चीज़ उनके समीपादूर अभिमुख विकास के क्षेत्र के अंदर होती है। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, क्वेश्चन नंबर 17। डिसलेक्सिया इज अ डैश कंडीशन विच इम्पैक्ट्स लर्नर्स एबिलिटी टू। जो अपठन वैफल्य है वो डिसलेक्सिया एक डैश स्थिति है जो शिक्षार्थी की डैश की क्षमता को प्रभावित करती है। ये एक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है विच इम्पैक्ट लर्नर्स एबिलिटी टू लिंक्स साउंड विद सिम्बल्स, जो कि साउंड को सिंबल के साथ लिंक करने में लर्नर को एबिलिटी में उसको वो प्रभावित करती है। ये क्या होता है, डिसलेक्सिया क्या होता है, एक प्रकार से ये पठन वैफल्य होते हैं कि पढ़ने में प्रॉब्लम होती है। बच्चे कई बार क्या करते हैं, सा को वाज पढ़ लेते हैं, तो बच्चे को क्या हो रही है, वो साउंड्स को सिंबल से लिंक करने में इस चीज़ को वो इम्पैक्ट हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, क्वेश्चन नंबर 18। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टराइज द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन। इनमें से कौन सा समाजीकरण की विशेषता नहीं है। इट इज़ अ लीनियर प्रोसेस, नोट, दिस इज नॉट अ लीनियर प्रोसेस। इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, बिल्कुल सही है, एक जटिल प्रक्रिया है। इट इज़ मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस, यह एक बहुआयामी प्रक्रिया है, ये स्टेटमेंट भी सही है। इट टेक्स प्लेस यूनिकली इन डिफरेंट कल्चर, अलग अलग संस्कृतियों में ये विशिष्ट रूप से होती है। सबका समाजीकरण का एक अलग प्रकार से एक प्रक्रिया होती है। तो बी, सी एंड डी, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर गाइस ऑप्शन नंबर 4 है, यानी कि बी, सी एंड डी आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, क्वेश्चन नंबर 19। इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम, समावेशी शिक्षा में, समावेशी कक्षा में, एडेप्टेशंस शुड बी मेड इन लर्निंग गोल्स, पेडागोजिकल स्ट्रेटजीज एज वेल एज असेसमेंट। यानी कि एक समावेशी कक्षा में क्या होना चाहिए, सीखने के लक्ष्यों, शैक्षणिक रणनीतियों के साथ आकलन के अनुकूल किया जाना चाहिए। द फिलोसफी ऑफ इंक्लूजन एडवोकेट्स एलिमिनेशन ऑफ ऑल इंडिविजुअल डिफरेंस थ्रू पेडागोजिकल अप्रोचेस एंड असेसमेंट। यानी कि समावेशन का दर्शन शैक्षणिक दृष्टिकोण और मूल्यांकन के माध्यम से व्यक्तिगत मतभेदों को समाप्त करना है, जबकि ये समाप्त करने वाली बात इसमें गलत हो जाती है। क्वेश्चन नंबर जो ये है 19, इसका जो करेक्ट आंसर है गाइज वो ऑप्शन नंबर 4 है, ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स। ये जो व्यक्तिगत मतभेदों को समाप्त करने की बात नहीं करते, जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं इनको एलिमिनेट करना, ये चीज़ नेगेटिव है इंक्लूसिव एजुकेशन के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, क्वेश्चन नंबर 20। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एग्जाम्प्लीफाई एन इंक्लूसिव क्लासरूम। समावेशी कक्षा का उदाहरण नहीं है। एनकरेजिंग कॉम्पिटिटिव इथोस, प्रतिस्पर्धी लोकाचार को प्रोत्साहित करना बिल्कुल गलत, बच्चों में कंपटीशन की भावना नहीं जगानी है। इनकॉर्पोरेशन ऑफ डाइवर्स पर्सपेक्टिव, विविध दृष्टिकोणों का समावेश बिल्कुल सही करना चाहिए। इंक्लूसिव का मतलब क्या है कि इंक्लूजन, समावेशन हर एक प्रकार के दृष्टिकोण का। फॉलोइंग रीजनेबल अकोमोडेशन, उचित समावेशन का पालन। ऑफरिंग डिफ्रेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन, विभेदित निर्देश देना, यानी कि बच्चों की नीड्स के अकॉर्डिंग उनको निर्देश देना। तो ऑप्शन नंबर 1 है जो ये एग्जाम्प्लीफाई नहीं करता, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, क्वेश्चन नंबर 21। द लेस एबल इज अ चाइल्ड टू डू अ टास्क मोर डायरेक्शंस एंड द टीचर शुड गिव, एंड एज द चाइल्ड कैन डू मोर एंड मोर द टीचर शुड हेल्प लेस एंड लेस। कि एक बच्चा किसी कार्य को करने में जितना कम सक्षम होता है, शिक्षक उतने ही अधिक संकेत और इशारे देना चाहिए, और जैसे जैसे बच्चा अधिक से अधिक कर सकता है, शिक्षक को कम से कम मदद करनी चाहिए। इंटेलिजेंस कैन नॉट बी एक्यूरेटली मेजर्ड बाई कैलकुलेटिंग IQ। अकॉर्डिंग टू मी इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है गाइज, वो जो स्टेटमेंट ए वाली है वो करेक्ट है। वैसे तो स्टेटमेंट दोनों ही करेक्ट हैं, बोथ द स्टेटमेंट आर करेक्ट, बट जो स्टेटमेंट आर है वो इसका सही एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो सकता है और होना भी चाहिए, क्योंकि जो इंटेलिजेंस है उसको हम IQ के द्वारा काफ़ी हद तक उसको माप सकते हैं। जो अकॉर्डिंग टू व्हीटन के अनुसार IQ टेस्ट आर वैलिड मेजर्स ऑफ द काइंड ऑफ इंटेलिजेंस नेसेसरी टू बी वेल इन एकेडमिक वर्क। यानी कि शैक्षणिक कार्यों में IQ टेस्ट के अकॉर्डिंग हम इंटेलिजेंस को माप सकते हैं। बट इफ़ द पर्पस इज़ टू असेस इंटेलिजेंस इन अ ब्रॉडर सेंस, यदि एक विस्तारित रूप से हमने किसी बच्चे की IQ को जांचना है, देन द वैलिडिटी ऑफ IQ टेस्ट इज क्वेश्चनेबल। तो ये IQ टेस्ट नहीं, क्वेश्चनेबल है, इनके ऊपर क्वेश्चन उठाया जा सकता है, दीज आर ऑब्जेक्शनेबल, क्योंकि कोई भी IQ जो टेस्ट है वो किसी भी बच्चे की पोटेंशियल को सही से नहीं बता सकता। तो ए वाली स्टेटमेंट तो सही है, आर वाली फॉल्स है। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आप मान सकते हो। A is true but R is false.
नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, क्वेश्चन नंबर 22. A teacher notices that one of her student is highly distractible and has trouble paying attention during class. एक शिक्षिका ने नोटिस किया कि उसका जो छात्र अत्यधिक विचलित है और कक्षा के दौरान ध्यान देने में परेशानी होती है। क्या मतलब है इसका? यानी कि वो ADHD से पीड़ित है, यानी कि अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर उसको है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटजीज वुड बी एन इफेक्टिव स्ट्रेटजी इन हेल्पिंग द स्टूडेंट स्टे फोकस्ड? उसको फोकस्ड रहने में कौन सी स्ट्रेटजी हम यूज कर सकते हैं? तो इस क्वेश्चन के लिए जो गाइस करेक्ट आंसर है वो 2 हो सकते हैं, ऑप्शन नंबर 2 एंड ऑप्शन नंबर 4। गिविंग द स्टूडेंट रिपीटेड टास्क टू डू ड्यूरिंग द क्लास, बच्चे को बार बार काम देते रहना चाहिए कुछ ना कुछ। और गिविंग अ टाइमर टू स्टूडेंट फॉर सेल्फ रेगुलेशन, और एक टाइमर देना चाहिए बच्चे को, इतने काम में ये काम कर लेना है जिससे वो टाइम मैनेजमेंट करना सीख जाए। तो ऑप्शन नंबर 4 भी इसका करेक्ट आंसर हो सकता है और 2 भी इसका करेक्ट आंसर हो सकता है। लेट्स सी CBSE से क्या करेक्ट आंसर मानती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, क्वेश्चन नंबर 23. लर्निंग फ्रॉम रियल लाइफ प्रॉब्लम्स, वास्तविक जीवन से संबंधित समस्याओं से सीखना एंड कंक्रीट एक्सपीरियंसेस गिव द चिल्ड्रन मल्टीपल पाथवेज फॉर लर्निंग एंड रिट्राइविंग ऑन इन्फॉर्मेशन। यानी कि वास्तविक जीवन की समस्याओं और मूर्त अनुभवों से सीखने से बच्चे को अधिगम और जानकारी प्राप्त करने के लिए कई रास्ते मिलते हैं। डेवलपमेंट इज रिलेटिवली ऑर्डरली एंड सिक्वेंशियल, यानी कि दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं, लेकिन जो इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन ये नहीं कर रहा। इसका जो करेक्ट आंसर है गाइस ऑप्शन नंबर 3 है। बोथ A and R आर ट्रू बट R इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, क्वेश्चन नंबर 24. वर्क इन प्रोग्रेस पोर्टफोलियोज आर एन इफेक्टिव टूल फॉर फॉर्मेटिव असेसमेंट बिकॉज, जो ये रचनात्मक मूल्यांकन के लिए कार्य की प्रगति को दर्शाते पोर्टफोलियो की एक प्रभावी प्रणाली है। क्यों? दे इन्वॉल्व स्टूडेंट्स इन द प्रोसेस ऑफ असेसमेंट, मूल्यांकन की प्रक्रिया में छात्रों को शामिल करते हैं, सही बात है। उनकी जो रिकॉर्ड रखा जाता है इसके अंदर। दे ऑफर इंसाइट्स अबाउट दी प्रोग्रेस ऑफ इंडिविजुअल स्टूडेंट, ये व्यक्तिगत छात्रों के प्रति प्रगति के बारे में अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं, उनके प्रोग्रेस के बारे में पता चलता है, ये स्टेटमेंट भी सही है। दे फोकस मेनली इन द प्रेजेंटेशन ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट, वे मुख्य रूप से अंतिम उत्पाद की प्रस्तुति पर ध्यान केंद्रित करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये रचनात्मक मूल्यांकन होता है जो ऑल द टाइम चलता रहता है, तो सिर्फ फाइनल प्रोडक्ट के ऊपर उनकी जो प्रेजेंटेशन डिपेंड नहीं करती। दे ऑफर टेंजिबल एविडेंसेस ऑफ स्टूडेंट लर्निंग, छात्र अधिगम के ठोस सबूत वो पेश करते हैं कि A, B एंड D। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 A, B एंड D। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, क्वेश्चन नंबर 25. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कोर प्रिंसिपल ऑफ कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग थियोरी? निम्नलिखित में से कौन सा संरचनावादी अधिगम सिद्धांत का मूल सिद्धांत है? लर्निंग, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है गाइस वो ऑप्शन नंबर 4 है। स्टूडेंट कंस्ट्रक्ट देयर ओन नॉलेज थ्रू एक्टिव एंगेजमेंट विद देयर एनवायरनमेंट, यानी कि जो बच्चे हैं, छात्र अपने पर्यावरण के साथ सक्रिय संलग्नता के माध्यम से अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए। द सेंट्रल आर्ग्यूमेंट ऑफ कैरल गिलिगन्स क्रिटिक ऑफ कोहलबर्ग्स थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट इज अराउंड, यानी कि कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की कैरल गिलिगन की आलोचना का केंद्रीय तर्क क्या था? कैरल गिलिगन ने उसकी जो आलोचना क्यों की थी? जो कैरल गिलिगन थी वो कोहलबर्ग के अनुसंधान सहायकों में से एक थे और उन्होंने ये माना था कि जो कोहलबर्ग का सिद्धांत है वो स्वाभाविक रूप से महिलाओं के प्रति वो पक्षपाती है। गिलिगन ने ये सुझाव दिया था कि कोहलबर्ग के सिद्धांत में लिंग पूर्वाग्रह होने का सबसे बड़ा कारण यह है कि पुरुष तर्क और नियमों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है गाइस ऑप्शन नंबर 2 है। एथिक्स ऑफ केयर एंड फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। यानी कि गिलिगन ने इसकी आलोचना इसी आधार पर की थी कि वो नारीवादी, नारियों के प्रति उनका कुछ पक्षपाती रवैया था, पक्षपाती दृष्टिकोण था। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, क्वेश्चन नंबर 27. Sujata participates eagerly in the dance competition only because she is interested in winning the first prize of cash. सुजाता नृत्य प्रतियोगिता में केवल इसलिए उत्सुकता से भाग लेती है कि वह नकद का प्रथम पुरस्कार जीत सके, उसकी रुचि रखती है वो। तो वो क्या है? वो बाहरी रूप से भी प्रेरित है, एक्सट्रिंजिकली मोटिवेटेड है, यानी कि उसको सिर्फ वो इनाम चाहिए, इसी वजह से वो उसमें पार्टिसिपेट कर रही है। सी इज एक्सट्रिंजिकली मोटिवेटेड, बाहरी रूप से वो अभिप्रेरित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28. विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज एसेंशियल इन मीनिंग मेकिंग ऑफ द इंफॉर्मेशन रिसीव्ड फ्रॉम एनवायरनमेंट एंड स्टोर इट इन फर्दर मेमोरी, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वातावरण से प्राप्त जानकारी के अर्थ निर्माण और इसे स्मृति में आगे संग्रहित करने के लिए
आवश्यक है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है गाइस ऑप्शन नंबर 1 है, यानी कि रिट्राइवल। यानी कि जो इसका मतलब ही क्या होता है कि एक अपनी मेमोरी के अंदर किसी इन्फॉर्मेशन को स्टोर करके रखना और फ्यूचर में जब उसकी ज़रूरत पड़े तो उसको यूज़ करना। तो ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर। स्टोर इट फर्दर इन मेमोरी, इसकी मेमोरी में स्टोर करके रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, इन विच स्टेज ऑफ कोहलबर्ग स्मॉल डेवलपमेंट टू चिल्ड्रन रीजनिंग रिवॉल्व्स अराउंड एथिक्स ऑफ लॉ। कोहलबर्ग के नैतिक विकास की किस अवस्था में बच्चों का तर्क कानून की नैतिकता के इर्द गिर्द घूमता है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है गाइस ऑप्शन नंबर 3 यानी कि कन्वेंशनल मोरालिटी, पारंपरिक नैतिकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन एलिमेंट्री स्कूल टीचर कैन स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस स्टूडेंट्स डेवलपमेंट ऑफ एकेडमिक सेल्फ कॉन्सेप्ट बाई, यानी कि एक प्रारंभिक विद्यालय का शिक्षक शैक्षणिक आत्म संपर्क के विकास को दृढ़ता से प्रभावित कर सकता है। कैसे कर सकता है वो? छात्रों में स्वायत्ता और पहल को पुरस्कृत करके, रिवार्डिंग ऑटोनॉमी एंड इनिशिएटिव इन स्टूडेंट। बच्चे जब भी कोई पहल करे किसी काम को करने की तो उनको वो रिवार्ड दे, उनको मोटिवेट करे आगे भी उसको कंटिन्यू करने के लिए। ऑप्शन नंबर 4 इज द correct question. So guys, this was our video in which we discussed the 30 questions of CDP section. यदि आपको वीडियो पसंद आती तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। जल्दी ही आपको बाकी के सेक्शन की आंसर की भी प्रोवाइड करवाई जाएगी। चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।